फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन यूनिट फर्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ एफिशिएंसीज के बारे में, उसके बाद में इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेल्टा एंड ड्यूटी। तो डेल्टा एंड ड्यूटी के बारे में लगभग हम जानते हैं, लेकिन इसे समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है डेल्टा? डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं। डेल्टा क्या होता है? कोई भी अपना पौधा है, मान लीजिए ये एक पौधा है, इसको मैंने गमले में लगाया। तो इस गमले में हमने पौधा लगाया था 1 सितंबर को। ओके, 1 सितंबर को लगाने के बाद में इसमें मैंने जो इसकी फर्स्ट वाटरिंग करी थी, पहली जो भराई करी थी, कितना भी मैंने पानी डाला, पहली भराई मैंने करी, मान लीजिए इसमें मैंने 10 mm पानी दिया। ठीक है, इसको कोर वाटरिंग बोलेंगे, हम बता चुके हैं। पहली वाटरिंग 10 mm थी इसकी। उसके बाद फिर सेकंड वाटरिंग उसमें लगा इसमें 8 mm, फिर 8 mm, फिर दोबारा करी मैंने कुछ दिनों बाद 8 mm, 8 mm और 8 mm। उसके बाद में फिर जो भी हमने फसल उगाई थी इसको हमने काट लिया। तो इसका टोटल जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। तो टोटल इसके जीवन काल में कितना पानी लगा है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? ऐड होता हुआ। तो उस टोटल क्वांटिटी को ही इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, गहराई के रूप में जो अपन डिनोट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो क्या है? किसी पौधे के द्वारा उसके पूरे जीवन काल के दौरान यूज़ किए गए पानी की मात्रा किसके रूप में? यूनिट मीटर के रूप में, डेप्थ के रूप में क्या कहलाएगी? हमारी डेल्टा कहलाती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बोलें और इसको डिनोट कैसे करेंगे? डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो कितना है ये? 10 और 8 18 50। टोटल कितना है ये? 50 mm। यहाँ पर देखिए आप, टोटल 50 mm। तो इस फसल का डेल्टा कितना है? 50 mm। तो हमें समझ में क्या आएगा कि इसको अपने पूरे जीवन काल के दौरान कितना पानी चाहिए डेप्थ के रूप में? 50 mm या फिर 5 सेंटीमीटर पानी की डेप्थ लगेगी। यही क्या है इसका? डेल्टा। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले हम पढ़ चुके थे कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप, पढ़ा था कंजम्पटिव यूज ऑफ। तो कंजम्पटिव यूज का मतलब ये था, लेकिन कंजम्पटिव यूज जो था वो किसी टाइम पीरियड के लिए था निश्चित। हम बोल सकते हैं पर डे, पर वीक, पर मंथ। बात क्लियर है? अगर मैं इन सभी को जोड़ दिया 50 mm, और ये जो 50 mm वैसे हमने पानी कितने दिन दिया? 1 2 3 4 5 6 बार दिया है हमने टोटल पानी। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये 50 दिन के टाइम पीरियड में दिया हमने ये पानी, तो पर डे का एवरेज निकाला जाए तो कितना आएगा? 1 mm पर डे। ये क्या है? ये है कंजम्पटिव यूज। तो कंजम्पटिव यूज किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, पर डे, पर मंथ, पर वीक। लेकिन ये क्या है? टोटल डिमांड है पूरे जीवन काल के दौरान। पूरे जीवन काल के दौरान मतलब क्रॉप पीरियड बोल सकते हैं। और वैसे तो क्या आएगा इसमें? बेस पीरियड आएगा, क्योंकि पानी तो कब लगेगा? बेस पीरियड में लगता है। फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग का जो इंटरवल होता है वो बेस पीरियड कहलाता है। तो बेस पीरियड जितना भी पानी लगेगा वही क्या है? हमारा डेल्टा है। तो डेल्टा क्लियर है आपको? डेल्टा क्या होता है? किसी भी फसल के द्वारा पूरे जीवन काल के दौरान यूज किए गए पानी की मात्रा डेप्थ के रूप में क्या कहलाती है? उस फसल की डेल्टा कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं ड्यूटी के बारे में। तो ड्यूटी देखो, तो डेल्टा की मैं आपको बता दूं, डेल्टा की यूनिट क्या होंगी? डेल्टा की यूनिट क्या होंगी? यूनिट होगी, इसको डेल्टा से नोट करेंगे, इसकी यूनिट होगी हमारी डेप्थ की टर्म में। मीटर, सेंटीमीटर, mm, कुछ भी हो सकती है। जनरली मीटर या सेंटीमीटर में इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अगर मैं इसे लिखूं, डेल्टा के बाद में बात करते हैं अपन किसकी? ड्यूटी की। तो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी देखो, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। ये कोई अपना फील्ड है, यहाँ पर हमारा कोई सोर्स है। ठीक, इस सोर्स के द्वारा पूरे क्रॉप पीरियड बोलें भाई, क्रॉप पीरियड मैं बता चुका हूँ आपको, जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं ये हमारा बेस पीरियड है और ये हमारा क्रॉप पीरियड है। डिज़ाइनिंग के दौरान इन दोनों को क्या मानते हैं? हम लगभग बराबर मानते हैं। ठीक है, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड दोनों को लगभग बराबर मानते हैं डिज़ाइनिंग के दौरान। तो मैं बोलूँ बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड, पानी तो यहाँ से यहाँ तक ही लगता है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, दोनों चीज़ लगभग बराबर मानते हैं। पूरे क्रॉप पीरियड के दौरान जब से हमने फसल उगाई है तब से एंड तक हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे फील्ड को, फील्ड हमें नहीं मालूम कितना बड़ा है, कितना भी बड़ा हो सकता है। ये फील्ड जो है कितना भी बड़ा हो सकता है, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पूरे में क्या है? सेम फसल है।
समझेंगे इसको तसल्ली से। पूरे फील्ड में सेम फसल है और इस फसल को हमने जिस दिन से हमने उगाया है, फर्स्ट वाटरिंग करें, तब से हम इस फसल को कॉन्टिन्यू पानी दे रहे हैं लगातार। किस रेट से दे रहे हैं? डिस्चार्ज कांस्टेंट है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? क्यूमैक। ठीक, क्यूबिक मीटर, इसलिए। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम ड्यूटी के बारे में। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी एक्चुअल में ड्यूटी किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपेसिटी ऑफ यूनिट वाटर। यूनिट वाटर की कैपेसिटी को बता रहा है ड्यूटी। अब इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली इसको समझते हैं अपन। यूनिट वाटर का मतलब क्या है और यूनिट वाटर की कैपेसिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए ये हमारा आउटलेट पॉइंट है, ये फील्ड है, तो इस फील्ड के हेड पर, ये हमारा हेड है फील्ड का, इस हेड पर हमने कोई सोर्स लगा रखा है और इस सोर्स को लगाने के बाद में हमें फील्ड की हमें कुछ ये मालूम नहीं है कि टोटल कितना इसका एरिया है फील्ड का, हमें बिल्कुल नहीं मालूम। हमने क्या किया? पूरे बेस पीरियड के दौरान 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से डिस्चार्ज कितना रखा है हमने? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। बेस पीरियड जिस दिन स्टार्ट हो रहा है उस दिन हमने यहां पर सोर्स को स्टार्ट कर दिया, ट्यूबवेल लगा दिया मान लो, और उस ट्यूबवेल से हम क्या कर रहे हैं? लगातार हम 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से इसमें पानी दिए जा रहे हैं। कब तक? पूरे बेस पीरियड के दौरान। हमने इसके अंदर इसकी क्या चीज फिक्स कर दी है? क्यू, डिस्चार्ज को 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड क्या बोलते हैं? क्यूमैक। क्यूमैक बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इससे कितने सारे जो खेत हैं वो इरिगेट हो पा रहे हैं। तो हमने क्या चीज फिक्स कर दी? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, और हम देख रहे हैं कितने खेत इरिगेट हो पा रहे हैं। तो ये खेत इरिगेट होते गए ये, और उन खेतों की संख्या मान लीजिए टोटल कितने हो गए? ये 200 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर? 200 हेक्टेयर खेत जो हैं पूरे बेस पीरियड के दौरान इस रेट से पानी देने पर इरिगेट हो गए हैं। तो इन खेतों की संख्या, ओनली संख्या, हेक्टेयर को हटा देंगे, संख्या, वो संख्या क्या कहलाएगी? इसकी ड्यूटी कहलाएगी। किसकी ड्यूटी है ये? उस पानी की ड्यूटी है, उस वाटर की ड्यूटी है, वाटर ड्यूटी। तो ड्यूटी को अगर मैं डिफाइन करूं एक लाइन में तो क्या है? ये हेक्टेयर में उन खेतों की संख्या है जिन खेतों को पूरे बेस पीरियड के दौरान 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से लगातार पानी देने से सिंचित किया गया है। बात क्लियर है? तो ड्यूटी क्या होती है? किसी भी पानी की ड्यूटी सिंपली खेतों की संख्या है हेक्टेयर में। कौन से खेतों की संख्या है? जिनको हमने सिंचित किया है पूरे बेस पीरियड के दौरान 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से पानी लगातार देने से। ठीक है, तो यूनिट वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कितनी दे रहे हैं उसके अंदर क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी दे रहे हैं। तो ये होती है हमारी ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ वाटर। तो पानी की ड्यूटी होती है। अब ये ड्यूटी को काफी सारी चीजें अफेक्ट करती हैं कि भाई कैसी सॉइल है। अब वही चीज है, मेरे पास 1 बोतल पानी है, ठीक है, उस 1 बोतल पानी को आपने क्या किया? एक कमरे के अंदर आपने उस 1 बोतल पानी को इतने चौकोर से कोई आपने कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में आपने डाल दिया, तो उस कंटेनर के अंदर पानी पूरा पूरा जा चुका है। तो इतना सा कंटेनर था, पूरे कंटेनर ने उस पानी को घेर लिया, तो वहां पर डेप्थ क्या रहेगी? इतनी रहेगी। लेकिन उसी पानी को आपने क्या किया? पूरे रूम में फैला दिया, ठीक है, इस तरह से, तो उसने पूरे रूम को भी कवर कर लिया। लेकिन कम क्या हो गई? अब उसकी पानी की डेप्थ कम हो गई। पानी तो उतना ही था 1 बोतल, और उस 1 बोतल में जहां पर डेप्थ ज्यादा है तो उसने कम एरिया कवर किया है, और जहां पर उसने एरिया ज्यादा कवर कर लिया तो डेप्थ क्या हो गई? कम। सिंपल सी बात है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है यहां पर? वॉल्यूम तो है फिक्स, ठीक है। अब अगर एरिया बड़ा कर रहे हो आप तो क्या चीज घट जाएगा? डेप्थ घट जाएगी। और अगर आप डेप्थ एरिया बड़ा कर रहे हो तो क्या घट जाएगी? डेप्थ घट जाएगी। और अगर आप एरिया कम कर रहे हो तो डेप्थ बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, डेप्थ कम ज्यादा का मतलब क्या है? जो पानी, जिस फसल को ज्यादा पानी चाहिए उसको ज्यादा डेप्थ लगेगी पानी की। तो ऐसी फसलें जिनको ज्यादा पानी चाहिए उसमें तो ड्यूटी क्या रहेगी? कम रहेगी। क्यों? क्योंकि कम क्षेत्र जो है कवर हो पाएगा। भाई इसमें पानी चाहिए ज्यादा, किसी भी फसल को पानी बहुत ज्यादा चाहिए तो डेप्थ ज्यादा चाहिए उसको, तो एरिया क्या होगा?
कम इरिगेट हो पाएगा, और किसी को कम पानी चाहिए तो एरिया ज़्यादा इरिगेट हो पाएगा। तो ये होती है हमारी ड्यूटी। तो ड्यूटी किस पर डिपेंड करती है? फसल पर डिपेंड करती है कि कौन कौन सी फसल के लिए कौन कौन सी ड्यूटी रहेगी, अलग अलग रहती है हर फसल के लिए। सॉइल पर डिपेंड करती है, सॉइल कैसी है, सॉइल परमिएबल है, इम्परमिएबल है, या सॉइल की कैपेसिटी कैसी है उस पर डिपेंड करती है। फील्ड कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। टाइप ऑफ जो हमारा मेथड है इरिगेशन का उस पर डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी होती है वो होती है किसकी? ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन की मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। उसके बाद में स्प्रिंकलर की भी लगभग सेम होती है, इन दोनों की लगभग सेम होती है। तो पूछा जाए तो ये सारे ड्यूटी के फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटीज होती है। तो अब मैं ड्यूटी की अगर यूनिट की बात करूं तो ड्यूटी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होगी हमारी हेक्टेयर पर क्यूमेक। हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो यूनिट होती है ड्यूटी की हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्यूमेक का मतलब जानते हो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब वही है कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से पानी देने पर कितने हेक्टेयर खेत इरिगेट हुए हैं, वो क्या कहलाती है? उसकी ड्यूटी कहलाती है। तो ये है ड्यूटी। एक चीज़ यहाँ से बताता हूँ मैं आपको आप न्यूज़पेपर में या वैसे देखते हैं तो क्या लिखा आता है कि इतना क्यूसेक पानी इस डैम से इतना क्यूसेक पानी रिलीज हुआ। क्यूसेक का मतलब क्या होता है? क्यूसेक और क्यूमेक दोनों अलग चीज़ें होती हैं भाई। क्यूमेक अलग चीज़ है और क्यूसेक अलग चीज़ है। क्यूमेक किसको रिप्रेजेंट करता है? मीटर क्यूब पर सेकंड को, और क्यूसेक करता है किसको? फिट क्यूब पर सेकंड को। बात क्लियर है? तो बस कुछ नहीं, दोनों लगभग सेम चीज़ है, बस यूनिट का डिफरेंस है। क्यूसेक अलग चीज़ होती है और क्यूमेक अलग चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। डेल्टा ड्यूटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? एक चीज़ और बात कर लेते हैं उससे पहले कि जो हमारी ड्यूटी होती है, जैसे जैसे हम जिस तरह से हम धीरे धीरे आगे जाएंगे फील्ड की डायरेक्शन में, पानी की डायरेक्शन में ड्यूटी क्या होती है? धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होते जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कैनाल का हेड है और ये कौन सी हमारी ब्रांच कैनाल है। ब्रांच कैनाल से हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है और डिस्ट्रीब्यूटरी से हमारी ये वाटर कोर्स है, और ये क्या था? हमारा आउटलेट पॉइंट, और यहाँ पर है हमारा फील्ड। तो अगर मैं इन पॉइंट को डिनोट करूँ A, B, C, D और E, ये हमारा फील्ड है। तो मैं कहूँगा कि ड्यूटी कैसे बढ़ेगी? फ्लो की डायरेक्शन में। सबसे ज़्यादा ड्यूटी कौन से पॉइंट पर होगी? ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर ड्यूटी क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा। ड्यूटी को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डेल्टा को डेल्टा से ही डिनोट करते हैं, और बेस पीरियड को बी से डिनोट करते हैं। इन तीनों में रिलेशनशिप देखेंगे अभी। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा ड्यूटी कहाँ पर होगी? ई पॉइंट पर। आप सोचोगे ई पॉइंट पर ज़्यादा क्यों होगी? देखो यहाँ पर पानी हम कितना दे रहे हैं? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तब जाकर के जितने भी खेत इरिगेट हो पा रहे हैं, मान लो कितने खेत इरिगेट हुए? ये टोटल खेत इरिगेट हुए 200 हेक्टेयर। तो इसकी कितनी हो गई ड्यूटी? 200 हेक्टेयर पर क्यूबेक, मतलब 200 होगी इसकी ड्यूटी। किस पॉइंट पर? ई पॉइंट पर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहां पर मेरे को 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी चाहिए, पानी कितना देना है ड्यूटी निकालने के लिए? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर मुझे इस पॉइंट पर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी चाहिए, और पानी यहाँ कहाँ से रहा है? यहाँ से आ रहा है। ये हमारी रिवर थी, ये हमारी रिवर, और ये कैनाल, ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर वाटर कोर्स, आउटलेट। तो यहां से पानी आ रहा है, यहां पर मुझे 1 मीटर क्यूब पानी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इस वाले पॉइंट पर पानी की मात्रा 1 मीटर क्यूब से ज्यादा होगी या कम होगी? पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में। क्या होगी? एफिशिएंसी जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या होगी? यहां पर ज्यादा होगी। और यहां पर पानी की मात्रा यहां से क्या होगी? और ज्यादा होगी। यहां पर यहां से और ज्यादा होगी, यहां पर यहां से और ज्यादा होगी। क्यों? जितना पानी यहां पर अगर हम 100 मीटर क्यूब यहां पर भेजेंगे तो यहां पर कितना मिलेगा? 80 मीटर क्यूब। बाकी का पानी कहां गया? कॉन्वेयंस लॉस, परिवहन में खत्म हो चुका है। कैसे खत्म होगा? जाते जाते उसके लॉसेज होंगे। कौन से लॉस हुए? फ्रिक्शन, नीचे पानी नीचे जा चुका है, इनफिल्टर हो चुका है। बात क्लियर है? इवेपोरेशन हो गया पानी का, वेजिटेशन पे स्टिक हो चुका है, चिपक चुका है। तो ऐसे करते करते पानी जो है यहां से कम पहुंचता है। अब मैं बात करता हूं उल्टी की। अगर यहां पर 1 मीटर क्यूब पानी है तो यहां पर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल कितना ज्यादा है? 0.1। तो यहां पर कितना पानी है? इस वाले पॉइंट पर है 1.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। इस पर इससे भी ज्यादा होगा, मान लीजिए 1.2 मीटर क्यूब पर सेकंड। यहां पर इससे भी ज्यादा होगा 1.3 मीटर क्यूब पर सेकंड, और यहां पर 1.4 मीटर क्यूब पर सेकंड। बात क्लियर है? इस तरह से पानी क्या है? बढ़ता जा रहा है। तो इस
पॉइंट के इस पॉइंट पर ड्यूटी कितनी है 200 हेक्टेयर। ड्यूटी किसकी, पानी की होती है, पानी एक ही आ रहा है वहां से। 200 हेक्टेयर हो चुकी ड्यूटी किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर 200 हेक्टेयर पर क्यूमेक। इस वाले पॉइंट पर कितनी होगी, इस वाले पॉइंट पर ड्यूटी क्या होगी, कितने हो रहे हैं, खेत तो उतने इरिगेट हो रहे हैं, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पानी तो हम भेज रहे हैं कितना, ड्यूटी होगी 200 हेक्टेयर पर 1.1 क्यूमेक। अब आप मुझे बताइए 200 में हमने 1 का भाग दिया, 200 में 1 से ज़्यादा का भाग दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे कम आएगी। तो ड्यूटी क्या हो चुकी है इसकी, डी पॉइंट पर कम हो गई। इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगी 200/1.2 और कम हो गई, यहां पर और कम हो गई, यहां पर और कम हो गई। तो पानी एक ही है, पानी वही आ रहा है, लेकिन हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर ड्यूटी जो है उस पानी की कम है या ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं पानी की ड्यूटी बढ़ती जाती है और मैक्सिमम ड्यूटी कहां पर होगी, फील्ड के हेड पर। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में आप ऑप्शन को जरूर देखेंगे फील्ड का हेड है या नहीं, जो भी फार्देस्ट पॉइंट होगा, जो भी दूरस्थ पॉइंट होगा, वहीं पर क्या होगी, ड्यूटी मैक्सिमम होगी। मान लो ऑप्शन में नहीं है फील्ड का हेड, मैंने आपको बताया था कि फील्ड जो है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटरी से कुछ दूरी पर जा करके फील्ड है, लेकिन जो सरकार है उसका काम कहां तक होता है, पानी पहुंचाना, केवल इस पॉइंट तक है और इस पॉइंट को बोलते हैं हम आउटलेट। ठीक है, तो आउटलेट तक तो पहुंचा दिया सरकार ने पानी, लेकिन अगले का खेत कहां पर है, बहुत दूर है। तो क्या करेगा किसान, कल्टीवेटर खुद से बना करके लेके जाएगा, किसके द्वारा, WC वाटर कोर्स बनाएगा और पानी लेके जाएगा। हो सकता है किसी का खेत यहीं पर है, मुहाने पर ही है, यहीं पर आउटलेट के तो इसको कुछ ले जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये अपने आप फील्ड हो गया। तो ऐसा भी खेत हो सकता है, संभव है, ऐसा भी हो सकता है। अब ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग है कि सबसे ज्यादा ड्यूटी कहां पर होगी, कैनाल के हेड पर होगी, या फिर कैनाल के टेल पर होगी, या फिर फील्ड के हेड पर होगी, या फिर बोला जाए आउटलेट पर होगी। ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पर होगी, कहां पर होगी, आउटलेट पर होगी। अगर ऑप्शन में आउटलेट नहीं है, आउटलेट के बाद में एक चीज और है, क्या है, आउटलेट के मुंह पर होगी या फिर फील्ड के हेड पर होगी, आउटलेट पर होगी या फिर फील्ड के हेड पर, तो फील्ड के हेड पर होगी, क्योंकि लास्ट पॉइंट कौन सा है, फील्ड का हेड है। लेकिन अगर फील्ड ही वहीं पर अटैच्ड है और ऑप्शन में फील्ड का हेड नहीं है, क्या है, केवल आउटलेट है। किस तरह से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है अपना क्या, कैनाल हेड। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड। ऑप्शन 3 क्या है, कैनाल टेल। ऑप्शन 4 क्या है, आउटलेट। तो देखो इन चारों में लास्ट पॉइंट कौन सा है, ये तो आंसर यही है हमारा। अगर ये ना हो करके हमारे इसमें हो फील्ड हेड, तो लास्ट पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, फील्ड हेड, ये हो गया आंसर। और हो एक ऑप्शन में वाटर कोर्स का हेड और टेल, तो वाटर कोर्स के हेड पर होगी, टेल पर होगी, टेल पर होगी, सिंपल सी बात भाई। ये पॉइंट एक ही है, जगह एक ही है। मान लीजिए कोई दीवार है और इसका कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये यहाँ से टोटल दीवार की जो चौड़ाई वो 10 फीट है, वो ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, वो पॉइंट है यहाँ से 7 फीट की दूरी पर। तो मैं इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि भाई इस वाले पॉइंट से तो क्या है 7 फीट की दूरी पे ये पॉइंट, और यहाँ से कितने पर, 3 फीट पर, लेकिन पॉइंट तो फिक्स है। ऐसे ही क्या है, ये चीज़ एक ही है, डिनोट करने के तरीके दो हैं, चाहे इसको वाटर कोर्स का टेल बोलो या फिर इसे फील्ड का हेड बोलो, बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट ड्यूटी। तो ड्यूटी कहां पर मैक्सिमम होगी, ड्यूटी मिनिमम होती है कैनाल के हेड पर, और मैक्सिमम कहां पर होती है, ये फील्ड पर। ठीक, फील्ड के हेड पर। अब इन तीनों चीजों में हम रिलेशनशिप देखते हैं, ड्यूटी डेल्टा में रिलेशनशिप। इस पर तो क्वेश्चन जरूर से पूछते हैं। ड्यूटी डेल्टा ऐसा टॉपिक है, अगर इरिगेशन का कोई क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में इरिगेशन का, तो ड्यूटी डेल्टा क्वेश्चन तो 100% होगा, 99.99 भी नहीं है, 100% क्वेश्चन होगा, चाहे न्यूमेरिकल आए उस पर, चाहे उस पर कोई क्वेश्चन बने। तो देखिए इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी अपॉन में डी, ये होती है हमारी रिलेशनशिप। यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा, आप पढ़ चुके हो, डेल्टा इन मीटर, ध्यान रहे मीटर लिखा हुआ है मैंने, ये बी क्या है, बेस पीरियड, ये है बेस पीरियड इन डेज। ठीक, डेज ध्यान रहे। डी क्या है, ड्यूटी इन हेक्टेयर पर
क्यूमेक। तो ये रिलेशनशिप होती है, ऑप्शन में ऐसे मिलते हैं आपको, डेल्टा इज इक्वल्स टू 864 B/D मीटर, ठीक है, 86.4 मीटर, इस तरह से मिलेंगे आपको। केवल आपको जो यूनिट में डिफरेंस मिलेगा, ध्यान रहे। अब ये मीटर के अंदर लिखा है मैंने, भाई अपन इसको सेंटीमीटर में भी हो सकता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 864 B/D सेंटीमीटर। वो तो यूनिट कन्वर्जन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी पूरे सिविल इंजीनियरिंग में 2 या 3 चीज़ें कभी ध्यान नहीं रखेंगे, अदरवाइज आप एग्जाम रूम में 100% कंफ्यूज होंगे। केवल एक ही चीज़ ध्यान रखो, उसी को कॉन्सेप्ट बनाओ अपना, 8.64 B/D होता है, और ये किस में है, मीटर में। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, वो ऑप्शन में जैसा भी देगा आप उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे। तो ये रिलेशनशिप होती है इन तीनों के बीच में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की हम ड्यूटी डेल्टा देखते हैं, कितनी कितनी होती है। देखो वैसे तो इंपॉर्टेंट केवल 2 ही मैं आपको पहले बता चुका, राइस और व्हीट, क्योंकि राइस क्या है, खरीफ की मेन फसल है, और व्हीट क्या है, रबी की मेन है। तो शुगर केन की भी पूछ लेते हैं कई बार, तो 730 होती है, 730 क्या, हेक्टेयर पर क्यूमेक, और इसकी डेल्टा कितना होता है, 120, 120 क्या, सेंटीमीटर। क्लियर है बात। राइस का 775, 120, व्हीट की होती है 1840, 1830, और ये 1525। तो ये कुछ ड्यूटी डेल्टा है। यहां से भी आपको समझ में आ रहा होगा, और उस इक्वेशन से भी समझ में आ रहा होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 B/D। अगर D बढ़ेगा तो डेल्टा घटेगा, मतलब ड्यूटी बढ़ रही है तो डेल्टा घटेगा। डेल्टा का मतलब क्या था, डेप्थ से, मैंने बताया था आपको, और ड्यूटी का मतलब किससे, लगभग वॉल्यूम से। तो वही बात है, वॉल्यूम फिक्स है, अगर उसको आप ज़्यादा एरिया में स्प्रेड करोगे तो डेप्थ क्या है, घट जाएगी। मतलब अगर डेप्थ कम है तो ड्यूटी क्या है, बढ़ जाएगी, और अगर डेप्थ ज़्यादा है तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इससे भी देख सकते हो, प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, और यहाँ पर देख लो आप, जिसकी ड्यूटी क्या है ज़्यादा उसका डेल्टा क्या है, कम, और जिसका ड्यूटी कम है उसकी डेल्टा ज़्यादा है। कैसे देख लो आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें ये दोनों के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइस और व्हीट के अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ ये जो है ना डेटा स्टैंडर्ड बुक का है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है पूरे इंडिया के अंदर, ये एक स्टैंडर्ड डेटा लिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं हम ड्यूटी डेल्टा से रिलेटेड ही 1-2 टॉपिक। एक तो है हमारा क्या, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। क्या होता है ये, देखो नाम है इसका आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी को। तो आपको ध्यान रखना है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे ऐसे कि आउटलेट अपॉन इनलेट एफिशिएंसी से रिलेटेड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा वाटर कोर्स है या आउटलेट बोला जाए, भाई आउटलेट कहाँ पर था, बताया था मैंने आपको, ये आउटलेट था, ये वाटर कोर्स है, और ये हमारा फील्ड है। और हो सकता है हमारा फील्ड कहाँ पर है, यहीं पर है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों में है, तो ये दोनों आउटलेट ही, तो आउटलेट बोला जाए, या फिर वाटर कोर्स के कहाँ पर, हेड पर। यहाँ पर जो ड्यूटी होती है पानी की, वही क्या कहलाती है, हमारी आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। अलग से नाम क्यों दिया गया है भाई इसका, इसका नाम 2 ही ड्यूटी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अपना यहाँ से चल रहा था, ये रिवर थी,
ये कैनाल का हेड था, फिर हमारा कैनाल से ब्रांच कैनाल, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटरी से जाकर के फिर हम ये निकाल रहे थे, तो पानी ऐसे पहुंच रहा था यहाँ पे। तो ड्यूटी केवल हर पॉइंट पर अलग अलग होती है ऐसे, लेकिन 2 पॉइंट पर इंपॉर्टेंट होती है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर क्यों? क्योंकि पानी यहाँ से हम ले रहे हैं, तो कैनाल के हेड पर ड्यूटी एक तो ये इंपॉर्टेंट होती है, और एक कहाँ पर होती है? आउटलेट बोला जाए, या फिर ये इसको और क्या बोल सकते हैं? वाटर कोर्स का हेड। तो यहाँ पर जो ड्यूटी होती है, क्योंकि ये हमारा क्या है? लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट का जो, और ये आउटलेट किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट और कल्टीवेटर, किसान के बीच की बाउंड्री है ये, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट होती है ड्यूटी, इसलिए इसका नाम ही अलग रख दिया गया है। क्या रख दिया गया इसका नाम? आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। तो ऑप्शन मिलेगा आपको आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या है? आउटलेट पर ड्यूटी है, कैनाल के हेड पर है, कैनाल के टेल पर है, वाटर कोर्स के हेड पर है, वाटर कोर्स के टेल पर है, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो क्या होता है ये? वाटर कोर्स का हेड बोलो या फिर आउटलेट बोलो, वहां पर ड्यूटी को ही अपन क्या बोलते हैं? आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। ऐसे ही जो कैनाल के हेड पर ड्यूटी होती है उसका नाम भी रख दिया गया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम होता है फुल सप्लाई कॉफिशिएंट। फुल सप्लाई कॉफिशिएंट। तो फुल सप्लाई कॉफिशिएंट या ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी या फुल सप्लाई कॉफिशिएंट, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्या है? ये भी ड्यूटी होती है कहां पर? कैनाल के हेड पर। तो कैनाल के हेड पर ड्यूटी को अपन क्या बोलते हैं? ड्यूटी ऑन कैपेसिटी या फुल सप्लाई कॉफिशिएंट। इसके बाद में एक चीज आती है टाइम फैक्टर। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट, ये सारे के सारे डिजाइनिंग में काम आते हैं, डिजाइनिंग के दौरान। नेक्स्ट है हमारा टाइम फैक्टर। ये क्या होता है? टाइम फैक्टर होता है हमारा ड्यूटी एट हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पर जो ड्यूटी है अपॉन में क्रॉप पीरियड। बस यहां पर आपको जो मेन चीज है वो ये ध्यान रखनी है। ऊपर वाली चीज तो वही मिलेगी आपको। टाइम फैक्टर पूछेगा तो पूछेगा किसका रेशो है ये? इसका क्रॉप पीरियड से रेशो है, बेस पीरियड से, या फिर कोर पीरियड से? किससे रेशो है ये? क्रॉप पीरियड से। ये होता है हमारा टाइम फैक्टर। अब बात करते हैं हम, एक सेकेंड, ड्यूटी नहीं है एक्चुअल में, ऑपरेटिंग पीरियड। टाइम का रेशो है ये, ड्यूटी का नहीं है। ड्यूटी का रेशो नहीं है, सॉरी, ये किसका रेशो है? ऑपरेटिंग पीरियड का रेशो है ये, कि कितने टाइम उस डिस्ट्रीब्यूटर को हमने चलाया है। जो हमारी कैनाल है, कैनाल का हेड यहां से खोल दिया, तो ये तो नहीं है कि भाई इसको 12 महीने खोल के ही रखें। जितने टाइम पीरियड, मान लो बेस पीरियड था उसका जुलाई से लेकर के और सितंबर तक का था, लेकिन उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटरी चली है, जितने टाइम उसमें पानी चला है, वो केवल चला है 1 महीना। अगर हम 1 दिन 2 दिन ऐसे करके काउंट करें, 1 महीना, तो 1 महीना बटे 4 महीने इस तरह से लगाए हम, तो वो क्या है? इसका क्रॉप फैक्टर है। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रॉप फैक्टर। तो क्रॉप फैक्टर क्या होता है? एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी टू क्रॉप पीरियड। आपको यहां पर ध्यान रखने की चीज केवल ये है, आपसे पूछेगा एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड डिस्ट्रीब्यूटरी का किससे रेशो होता है? ये क्रॉप पीरियड से, बेस पीरियड से, या फिर कोर पीरियड से? किससे होता है ये? क्रॉप पीरियड से रेशो होता है। क्लियर है बात? इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक वो देखते हैं हम, ग्रॉस कमांडेड है। 3-4 चीज हैं जो एक साथ एक ही टॉपिक से क्लियर होंगी हमारी। ग्रॉस कमांडेड एरिया, इसको GCA से डिनोट करते हैं। तो ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या होता है? मान लीजिए कोई हमारी कैनाल है, वो इस तरह से किसी डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है, ठीक है। उस कैनाल से अगर हम सबमेन निकाल दी, एक और कैनाल निकाल दी, उससे हमने ब्रांच निकाल दी, ब्रांच से हमने एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल दी, ऐसे निकालते चले गए, तो पानी तो उस कैनाल के अंदर भाई लिमिटेड है।
उस कैनाल के द्वारा हम उस डिस्ट्रिक्ट का या फिर कोई भी जगह कितना एरिया हम कवर कर सकते हैं दूर दूर तक, उस कंप्लीट एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस कमांडेड एरिया, टोटल कमांडेड एरिया। ग्रॉस का मतलब टोटल, कि उस कैनाल के द्वारा टोटल कितना एरिया कमांड किया जा रहा है, कितने एरिया को वो कवर कर सकती है, उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस कमांडेड एरिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अलवर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है कोई कैनाल, बिल्कुल सेंटर से वो यहां तक आ चुकी है हमारे, तो हमने उस कैनाल से अगर पानी लेके जाए तो यहाँ रामगढ़ तक जा रहा है, वहां जा रहा है वो मान लीजिए बहरोड तक, और यहाँ जा रहा है ये अपने रैनी तक जा रहा है। तो इस तरह से ये जो एरिया है टोटल, अगर इसकी आउटर लाइन खींच दी जाए तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो ग्रॉस कमांडेड एरिया क्लियर हो गया कि कितने एरिया को एक कैनाल के द्वारा इरिगेट किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी इरिगेबल, लेकिन ये नहीं है कि करेंगे ही हम जरूरी। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी कैनाल थी और आपने ये पूरा पूरा एरिया इरिगेट कर सकते हैं, इतना कमांड कर सकते हैं, तो ये पूरा पूरा एरिया क्या कहलाएगा, हमारा जीसीए कहलाएगा, ग्रॉस कमांडेड एरिया। आगे टर्म आती है हमारे सीसीए, कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है, दूसरा आता है हमारा कल्चरेबल कमांडेड एरिया। कैसे बोलेंगे इसको हम, सीसीए। सीसीए क्या होता है, देखो भाई जितना भी एरिया उसने कमांड किया था उस पूरे के पूरे पर तो हम कृषि कर नहीं सकते, कल्चरेबल कृषि योग्य, तो पूरे पर तो कृषि कर नहीं सकते। उस पूरे एरिया में बिल्डिंग्स भी आएंगी, कुछ रोड भी आएंगे, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज आएंगी, बीच में रेलवे स्टेशन, पटरी, तो ये सारी चीज आएंगी, तो वहां पर तो कृषि कर नहीं सकते हम। उस सबको हम क्या माने, वो सारा सारा ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा है कृषि में। तो उस एरिया को अगर हम हटा दें तो बाकी का बचा हुआ एरिया क्या है, हमारा कल्चरेबल एरिया है। तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया कौन सा होगा, उस ग्रॉस कमांडेड एरिया में से हम किसे घटा दें, ऑब्स्ट्रक्शन को घटा दें। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, बाधाओं को हटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, कल्चरेबल कमांडेड एरिया। मान लीजिए ये हमारे पास टोटल एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, और इसमें से 25 मीटर स्क्वायर जो एरिया है ये कैसा था, कल्चरेबल नहीं था, इस पर कृषि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसमें बिल्डिंग भी आ रही है, सारी चीज आ रही है, बाकी पर आप कृषि कर सकते हो। तो जीसीए तो कितना हो गया अपना, जीसीए तो हो गया 100 मीटर स्क्वायर, और सीसीए कितना हो गया, 100 में से घटाना पड़ेगा 25, बचा कितना, 75 मीटर स्क्वायर क्या है हमारा, सीसीए। तो बात क्लियर है, सीसीए क्या होता है हमारा, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, जिस एरिया पर आप कृषि कर सकते हो, कृषि योग्य कमांडेड एरिया है। ये हमारा सेकंड हो चुका है। इसके बाद में अब अगर हम बात करते हैं सीसीए के बाद में, अब नेक्स्ट जो बात आती है, इसके अंदर भी वैसे बाइफरकेशन होते हैं सीसीए से भी आगे, ट्रिपल सी ए, कल्टीवेटेड कल्चरेबल कमांडेड एरिया। ठीक है, कल्टीवेटेड का मतलब जितना भी था उस पूरे पर कृषि करें, ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IOI। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, वहां पर उसका मतलब था फ्रीक्वेंसी से कितने, दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार बढ़ाई के बीच का जो समय है उसे बोलते हैं हम क्या, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। यहां पर एक अलग चीज है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा ये कौन सी वाली IOI के बारे में बात कर रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि आपने सीसीए के कितने पार्ट पर कृषि की है, उसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया था, ये मैंने आपको एक सिंपल वे में दिखाया, जैसे सॉइल में जो हम 3 फेज डायग्राम बनाते हैं, ऐसा होता तो नहीं है कि ऊपर एयर है बीच में, लेकिन हम समझने के लिए बनाते हैं, ऐसे मैंने समझने के लिए पूरे ऑब्स्ट्रक्शन को एक तरफ कर दिया, और ये कितना मान लिया, 25 मीटर स्क्वायर, और ये टोटल कितना है हमारा, 100 मीटर स्क्वायर। तो ये तो है हमारा ग्रॉस कमांडेड एरिया, और ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। बाकी बचा कितना, 75 मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारा, ये होगा सीसीए। अब मुझे बताइए कि ये जो सीसीए है, इतना एरिया बचा 75 मीटर स्क्वायर, क्या कंप्लीट पर ही हम कृषि कर देंगे, जरूरी थोड़ी है। मानो हमने केवल 50 पे किया है, तो 50 क्या कहलाएगा, उसका 50 कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, की इस एरिया की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी है हमारी, 50 पर करी है आपने 50, और टोटल था कितना,
75 था, कितना आया हमारा ये 2/75 इंटू में 100, परसेंटेज में हम इसको डिनोट करते हैं, कितना हो गया ये 66.67%। ठीक, तो ये क्या है इसका 66.67% की क्या क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस एरिया की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 66.67% है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि जितना भी कल्टीवेटेड कल्चरेबल एरिया है, सीसीए है, उसके कितने पार्ट पर कृषि की जाती है। केवल 66.67 पार्ट पर कृषि की जा रही है, बाकी का छोड़ दिया जा रहा है। ये चीज समझ में आएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है कितनी नहीं, वो अभी देखते हैं। पहले बस इतना समझना था कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपको क्या बता रहा है, केवल एरिया बता रहा है जितने एरिया पर कृषि की जा रही है। बात क्लियर है। ये तो सीसीए तो क्या इतने पर कर सकते हैं, लेकिन सभी पर करना जरूरी थोड़ी है। हमारे जो खेत रहते हैं, हमारे पास जितने भी खेत हैं, जरूरी थोड़ी है पूरे 100 बीघा खेत है 100 के 100 पे खेती कर दी, हमने केवल 80 पर करी है। तो 80 क्या है, 100 का कितना परसेंट हो गया, 80%। तो उस फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी होगी, 80% हो चुकी है। बात क्लियर है। तो अब मैं आपको बताता हूं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितने प्रकार की होती है। ये होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है हमारी सीजनल और एक होती है एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, टाइप ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये 2 प्रकार की, एक तो हमारी सीजनल, आपको समझ में आ रहा होगा इससे, सीजनल, और एक कौन सी है, एनुअल। तो सीजनल कौन सी होगी, 2 ही सीजन अपने मेन, कौन कौन से, खरीफ और एक रबी। और एनुअल कौन सी हो गई, एनुअल का मतलब है दोनों सीजन अलग अलग होते हैं। एनुअल का मतलब पूरे साल में जो है, तो मतलब क्या हो जाएगा, खरीफ प्लस रबी, दोनों जुड़ जाएंगे भाई, दोनों अलग अलग सीजन है। तो ये हमारी एनुअल हो गई। एग्जाम्पल करेंगे तो ही समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि खरीफ की या फिर बोला जाए सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है। ऑप्शन मिलेंगे 50%, 100%, 200%, नन ऑफ दी अबव। ठीक, तो क्या होगा, किस तरह से सोचें हम कि सीजनल मैक्सिमम कितनी हो सकती है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो बनेगा एनुअल पे। आपको न्यूमेरिकल बन सकता है छोटा सा, आपको जीसीए दे देगा, सीसीए दे देगा, ऑब्स्ट्रक्शन दे देगा, फिर पूछ रहा है इसका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालो, सिंपल सा। तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। दूसरा बनता है 2 क्वेश्चंस नोट के ऊपर। पहला तो क्या है कि मैक्सिमम सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी होगी, तो आप ऑप्शन मिलेंगे 0, 100%, 200% और नन ऑफ द अबव। इसके लिए भी सेम मिलेंगे कि मैक्सिमम एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी हो सकती है। तो आप देखिए एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। ये हमारा टोटल एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जीसीए कहलाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन कितने हैं, 25 मीटर स्क्वायर। तो बाकी का बचा हुआ क्या है हमारा, सीसीए। सीसीए कितना होगा, 100 माइनस 25 बराबर 75 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं कि खरीफ के सीजन में, मान लीजिए उसने खेती करी केवल इतने एरिया पर, कितने पर करी खरीफ के में, एग्जाम्पल चल रहा है अपना केवल ये 50 मीटर स्क्वायर पर करी। ठीक है, तो इसका खरीफ सीजन की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी हो गई, 50 बटे, और टोटल सीसीए कितना था, कितने पर कर सकता था, 75 पर, इंटू में 100। तो खरीफ की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो गई 66.67%। ठीक है, अब रबी पर उसने करी कितने में, इतने एरिया पर उसने रबी में करी। रबी का जब सीजन आया तब उसने केवल 25 मीटर स्क्वायर एरिया पर करी। तो रबी के सीजन की कितनी होगी, 25/75 इंटू में 100 इज इक्वल टू 33.33%। ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ रबी सीजन। दोनों सीजन की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पता चल चुकी है अपन को। लेकिन तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी है इस खेत की, तो कितनी हो गई, 66.67 तो खरीफ की थी, 33.33 रबी की थी। टोटल कितनी हो गई ये एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, 100%। मतलब पूरे खेत में, पूरे साल में पूरा एरिया कवर किया गया है। बात क्लियर है। तो देखिए ये इसका केवल एग्जाम्पल था। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या जरूरी है जीसीए, ये जो हमारा खरीफ का सीजन है उस पर हम केवल 50 पर करें, हम पूरे पर भी तो कर सकते हैं। पूरे पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सीजन अलग अलग है भाई। जब इसकी फसल कटेगी तभी तो इसकी उगेगी, तो इसमें हम पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें पूरा एरिया कवर कर लिया साल 2020 में, 75 की 75 पर हमने खेती कर दी। 75 पर कर सकते थे
और 75 पर ही कर दी हमने। ठीक है, तो कितना कवर हो गया हमारा 100%। तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 2020 के लिए, सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खरीफ सीजन के लिए कितनी हो गई 100%। अब खरीफ का जैसे ही खत्म हुआ, हार्वेस्टिंग हो गई, फसल कट चुकी है, उसके बाद क्या होगा, पूरा फील्ड फिर से खाली, सीसीए 75 मीटर स्क्वायर अवेलेबल है। अब रबी में भी हमने किया, पूरे पर कर दी, 25 पर ना कर हमने पूरे पर कर दी, इस वाले सीजन में भी कंप्लीट पर कर दी। तो आप इस वाले सीजन में भी कितनी होगी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100% हो गई। आप मुझे ये बताइए, क्या इसकी वैल्यू सीजनल की, चाहे खरीफ की बात करें चाहे रबी की, क्या 100% से ज़्यादा हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी हो सकती है 100%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और एनुअल कितनी हो सकती है 100 + 100 बराबर 200%। तो मैक्सिमम एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कुड बी 200%। बात क्लियर है? तो ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के बारे में बात है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है। तो पहली चीज़ तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आपको स्टार्ट में डेफिनेशन की, चौथी पांचवी डेफिनेशन लिखवाई थी बेस पीरियड के बाद में, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑब्लिक फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। वहां पर IOI का मतलब था दो लगातार भराई के बीच में कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग के बीच का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अब आप सोचोगे हम कैसे पहचानेंगे? अरे भाई आपको क्वेश्चन दे के रखेगा, क्वेश्चन में अगर वो उससे रिलेटेड पूछ रहा है तो वो वाली इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, इससे रिलेटेड पूछ रहा है तो ये वाली है। तो अब हम एक छोटा सा आपको इस पे न्यूमेरिकल कराता हूं किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। An area is having total commanded area and obstruction as 500 hectare and 100 hectare respectively. If 100 hectare area is cultivated during Kharif season, then calculate its seasonal intensity of irrigation. सॉल्यूशन। अब देखो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है और लग रहा है पता नहीं कहाँ से उठ के आया, ये ज़्यादा हायर लेवल का क्वेश्चन तो नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? इतना सा कह रहा है, एन एरिया इज हैविंग टोटल कमांडेड एरिया एंड ऑब्स्ट्रक्शन एज 500 हेक्टेयर एंड 100 हेक्टेयर। आपको समझना क्या इसने क्या बोला है, टोटल कमांडेड एरिया। तो TCA तो मैंने बताया ही नहीं क्या होता है, टोटल मतलब ग्रॉस, टोटल एक ही चीज़ है दोनों। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, GCA दे रखा है, कितना है ये 500 हेक्टेयर। और ऑब्स्ट्रक्शन कितना दे रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन आपको दे रखा है 100 हेक्टेयर। ठीक है, तो आप CCA निकाल सकते हो भाई, CCA कितना हो गया 400 हेक्टेयर। इसमें से ये घटा देंगे तो CCA आ गया। मतलब हम कितने पर खेती कर सकते हैं, 400 पर खेती कर सकते हैं। अब ये कह रहा है इफ 100 हेक्टेयर एरिया इज कल्टिवेटेड, 100 हेक्टेयर एरिया को कल्टीवेट कर दिया गया है ड्यूरिंग खरीफ सीजन के दौरान, देन कैलकुलेट इट्स सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो कैसे निकालेंगे हम भाई, खरीफ के दौरान कितना किया गया है, देखो 100 किया गया है, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ सीजन कितना किया गया है 100, कितने पर कर सकते थे 100 पर कर सकते थे, इनटू में 100
100/400 इंटू 100 इजकल्स टू 25%। बात खत्म, क्लियर है भाई। तो ये हमारा 25% आ गया आंसर। तो अब मैं अगर इसका उल्टा बोलूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन भूल जाओ आप, मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो खेत है, ये जगह जो है, इसकी खरीफ सीजन की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी है 25%। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि जो टोटल हमारे पास एरिया अवेलेबल है केवल 25% पर खेती होती है, इससे ज़्यादा पर नहीं होती है। और कोई दूसरे एरिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ की सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100% है, तो आपके माइंड में अपने आप आएगा कि वहाँ की जो खेती है वहाँ पर या तो ज़्यादा उपज होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या है खेती बढ़िया हो रही है, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम है। सिंपल सी बात है। तो ये होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो अपनी ये जो यूनिट है कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपन। थैंक यू सो मच।